के बारे में। हमारे साथ हैं मिस्टर पुनीत मेहरोत्रा, who has an expertise of development, producing and publishing around 240 journals. Welcome sir. सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जर्नल्स होते क्या हैं? What are the journals? वेल, एकेडमिक पब्लिशिंग में जर्नल एक ऐसा टर्म है जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस को बहुत पहले से ही पता होता है। ये टर्म हर उस रिसर्च, हर उस रिव्यू और हर उस केस स्टडी को पब्लिश करने में हेल्प करता है जो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स या एकेडमिशियंस अपने कैरियर के दौरान करते हैं। करीब 200 साल पहले जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और पब्लिशिंग की वैल्यू बढ़ने लगी, तो अपनी रिसर्च को लोगों तक पहुंचाने का एक ही मीडियम था कि वो एक ऐसी जगह पर उस रिसर्च को कंपाइल करें जो उससे रिलेटेड लोगों तक सही से पहुंचाई जा सके। तो ये जर्नल टर्म जो है वो एक कंपाइलेशन ऑफ रिसर्च, रिव्यू, केस स्टडीज़, पॉपुलर आर्टिकल्स का है जो कि उस तरह की ऑडियंस तक पहुंचने में उनकी हेल्प करता है। और ये आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत वैलिड है और किसी भी रिसर्चर के लिए प्राउड की बात होती है जब किसी अच्छे जर्नल में उसका रिसर्च वर्क या पेपर पब्लिश होता है। तो आई थिंक सो हर एक पर्सन जो कि एकेडमिक फील्ड में इन्वॉल्व है या होना चाहता है, उसे अपने रिसर्च वर्क को कभी ना कभी तो किसी अच्छे जर्नल में जरूर पब्लिश करना चाहिए। So ये जर्नल होते कितने तरह के हैं? What are the different types of journals the publishers and publishing house publish? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जर्नल्स जो हैं वो तरह तरह के फॉर्म हुए। पहले तो जर्नल्स जो थे वो सिर्फ प्रिंट में निकलते थे कि क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, कंप्यूटर्स भी कम नहीं होते थे, तो जर्नल्स ज़्यादातर जो थे हैंड रिटन होते थे और हैंड रिटन के बाद वो प्रिंट में आए। इसलिए करीब 40-50 सालों से इंटरनेट बेस्ड जर्नल्स भी होने लगे और अब तो ज़्यादातर जर्नल्स जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही चलते हैं। प्रिंट का धीरे धीरे उपयोग कम होता गया है, लेकिन जर्नल्स में भी काफ़ी तरह के डेवलपमेंट हुए हैं। ना सिर्फ ऑनलाइन और प्रिंट जर्नल्स होते हैं बल्कि जर्नल्स ओपन एक्सेस जर्नल्स भी होते हैं, गोल्ड ओपन एक्सेस, ग्रीन ओपन एक्सेस या सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स। तो तरह तरह के मॉडल्स हैं। वो जर्नल्स जो कि ऑथर से पैसा ले करके आप पेपर पब्लिश करते हैं और वो सबके लिए रिसर्च को ओपन कर देते हैं, उसे ओपन एक्सेस मॉडल कहते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में जहाँ पर रिसर्च का पैसा पब्लिक मनी से आता है, वहाँ ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर पैसा पब्लिक का है तो पब्लिक हैज़ राइट टू सी दी रिसर्च वर्क। और इसके लिए वो इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशराइज करते हैं, गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है कि आप अपने रिसर्च पेपर को ओपन एक्सेस जर्नल्स में पब्लिश कीजिए। इसी तरीके से जो ऐसे जर्नल्स हैं जहाँ पर वो एक पैसा नहीं लेते हैं ऑथर से और उसके जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस पे करते हैं। तो तरह तरह के मॉडल हैं। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा मॉडल है, इसकी बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जर्नल की स्टैंडिंग क्या है। बहुत सारे नए तरह के भी जर्नल्स हैं जो हाइब्रिड मॉडल पर चलते हैं, जैसे कि STM जर्नल्स। STM जर्नल्स जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर काम करता है कि जहाँ पर वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी अवेलेबल कराता है और उसके स्पेशल इश्यूज़ के जो पेपर्स होते हैं वो ओपन एक्सेस में भी अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी बहुत सारे नए नए तरह के जर्नल्स में आ रही है। एक नई तरीके का कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं वीडियो जर्नल्स, जहाँ पर अब वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को पब्लिश किया जा सकता है। तो वीडियो जर्नल्स का भी एक नया तरह का कॉन्सेप्ट है। आने वाले टाइम में आप जर्नल्स के और नए नए तरीके के मॉडल्स देखेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन और इंफॉर्मेशन के प्रकार चेंज हो रहे हैं। इसी वजह से जर्नल्स में इवोल्यूशन का एक स्टेज है। सर, आपने अभी बात की वीडियो जर्नल्स के बारे में, क्या आप हमारे दर्शकों को इस जर्नल के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहेंगे और कि किस तरह के वीडियो जर्नल्स पब्लिश हो सकते हैं और किस तरह का इनका आगे स्कोप पड़ रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विजुलाइज करके ही समझी जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कैंसर की सर्जरी हो रही है, कोई ब्रेन की सर्जरी हो रही है, कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उसको लिख करके या उसको सिर्फ इमेज के माध्यम से समझाना बहुत मुश्किल हो सकता है।
और वहाँ पर वीडियो एक बहुत अच्छा मीडियम होता है जहाँ पर आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही सहजता से बहुत अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं अपनी ऑडियंस को, और इसी वजह से वीडियो जर्नल्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ती जा रही है। अभी एज ऑन डेट बहुत कम पब्लिशर हैं जो वीडियो जर्नल्स को प्रमोट कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी वीडियो बना पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए अगर ऑथर्स और एडिटर्स, रिव्यूअर्स और इवन पब्लिशर्स आगे आएँ तो ये एक आने वाले टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर आप लिख करके या इमेजेस के माध्यम से एक रिसर्च प्रोसेस को, एक प्रोसीजर को या एक कुछ इंटीग्रेट चीज़ों को आप नहीं समझा सकते, जो कि वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा पॉसिबल है। So मतलब वीडियो जर्नल्स आर अपकमिंग फ्यूचर ऑफ पब्लिशिंग हाउस, आई गेस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, और आने वाले टाइम में वीडियो जर्नल्स जो हैं वो एक लीडिंग मीडियम की तरह आगे आएंगे। So हमने एक और शब्द सुना है इस जर्नल की फील्ड में, दैट इज प्रेडेटरी जर्नल्स। What are the predatory journals? How can we relate between the predatory and non-predatory journals? जैसा आप वर्ड सुन रहे हैं प्रेडेटरी, प्रेडेटरी का मतलब होता है घात लगा के किसी पर हमला करना है। तो घात लगा के कौन काम करता है? बेसिकली वो जर्नल्स, वो पब्लिशर्स जिनका मोटो है पब्लिक से सिर्फ पैसा कमाना, कोई क्वालिटी पे ध्यान ना देना, वो कोई भी प्रोसेस, सिस्टम, प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे जर्नल्स को प्रेडेटरी जर्नल्स कहा जाता है। आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे जर्नल्स या तो सब्सक्रिप्शन मॉडल से पैसा कमा सकते हैं या सिर्फ ओपन एक्सेस से पैसा कमा सकते हैं। तो पैसा तो पब्लिशर को कमाना ही पड़ेगा, चाहे वो एक्स रूट को ले चाहे वाई रूट को ले। प्रेडेटरी जर्नल्स एक्चुअली वो जर्नल्स हैं जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, जो पीयर रिव्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जो क्वालिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आगे काम करते हैं। इसकी वजह से पब्लिशिंग इंडस्ट्री का नाम खराब होता है, और इसी वजह से लोगों का रिसर्च पे और पब्लिशिंग पे ट्रस्ट कम होता है और एकेडमिक वैल्यू डिग्रेड होती है। तो हम सबको प्रेडेटरी जर्नल्स को बाइकआउट करना चाहिए, हमें उनको रोकना चाहिए। इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी बहुत स्टेप्स उठाए हैं, और आई थिंक सो यूजीसी भी इंडिया में काफ़ी स्टेप्स उठा रहा है। दुनिया भर में प्रेडेटरी जर्नल्स को काफ़ी सेटबैक मिला है, बट अनफॉर्चुनेटली पार्ट ये है कि ये हमारे ऑथर कम्युनिटी को भी समझना चाहिए और एकेडमिक कम्युनिटी को भी समझना चाहिए कि गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। अगर आप क्वालिटी इन देंगे तो सारे अच्छे पब्लिशर्स आपके रिसर्च को पब्लिश करने में हेल्पफुल होंगे और वो आपके वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपके रिसर्च पेपर का इनपुट होगा वही उसी को पॉलिश करके पब्लिशर्स जो है हाई क्वालिटी आउटपुट दे सकते हैं। आपके अगर जंक इनपुट है तो उसे कोई भी पब्लिशर हाई क्वालिटी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और यही काम अगर आप किसी प्रेडेटरी जर्नल के साथ करेंगे तो आपका जंक रिसर्च वर्क रियली में पब्लिश हो जाएगा और उससे आप ही एक्चुअली हर्ट होंगे। वो प्रेडेटरी जर्नल तो हर्ट है ही है। तो इवेंचुअली आपको अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना है रादर देन उस प्रेडेटरी जर्नल को। तो ये एक लेसन होना चाहिए एक्चुअली एकेडमिक कम्युनिटी को और स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह से अपने को उन प्रेडेटरी जर्नल्स से अवॉइड कर सकते हैं। सर, एक ऑथर ने अगर पब्लिश कराना है पेपर तो प्रेडेटरी एंड नॉन प्रेडेटरी जर्नल के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ तो आपको तब पता चलेगी जब वो रिव्यू प्रोसेस उसने कंप्लीट किया होगा। तो एक्चुअल में इसका पता आप तब लगा सकते हैं जब आप जर्नल पब्लिशिंग बॉडी के इंटीग्रेट सिस्टम के अंदर जाएं, आप उनसे क्वेश्चंस करें, आप उनका सिस्टम समझें, आप उनकी वेबसाइट देखें, आप उनके मैनेजमेंट को समझें, आप उनके लोगों को जानें, आप उनके प्रोसेस को देखें और आप उनके एडिटोरियल बोर्ड को देखें, आप उनसे बात करें, आप उनके साथ इंटरैक्ट करें। तभी आपको पता चल सकता है कि एक्चुअल में कौन सा प्रेडेटरी जर्नल है। कई प्रेडेटरी जर्नल ऐसे भी होंगे जो शुरुआत में आपको
वेबसाइट देख करके नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में जब आपने अपना रिसर्च पेपर उनको सबमिट किया और बिना किसी चेंजेस के उन्होंने आपका पेपर 3 दिन में पब्लिश कर दिया, 2 दिन में पब्लिश कर दिया, या जो क्लेम करते हैं कि हम 48 घंटे में पब्लिश कर देंगे, तो ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो एक प्रेडेटरी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके पेपर पे उतना एफर्ट नहीं किया। बहुत सारे पब्लिशर्स एफर्ट लगा के, मेहनत करके, क्वालिटी प्रोसेस बना के, प्रोसीजर्स बना के, सिस्टम्स बना करके पूरे पब्लिकेशन प्रोसेस के टाइम ड्यूरेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। वो 1 महीने का टाइम से 20 दिन, 20 से 15 दिन तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि 48 घंटे के अंदर आपके पेपर को पब्लिश कर देंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत एफर्ट लगता है, हर एक पेपर को बहुत स्क्रूटनाइज स्क्रीन करना होता है, कई लोगों की टीम इन्वॉल्व होती है, तो एक एक दिन को कम कर पाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये आपको देखना होगा कि कौन टॉल क्लेम्स कर रहा है। अगर कोई पब्लिशर इस तरह के टॉल क्लेम्स कर रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रेडेटरी प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहा है, और यही एक तरीका है आप इसको जानने का, समझने का, कि इससे आप कैसे अपने को अवॉइड करें, क्योंकि इवेंचुअली आप ही हर्ट होंगे एज एन ऑथर। सर, तो व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ ए पब्लिशर इन अ पब्लिकेशन प्रोसेस? पब्लिशर का रोल है, एक जैसे कि एक कोयले की खदान में से हीरा निकलता है, वैसे ही पब्लिशर का काम है कि वो हज़ारों मैन्युस्क्रिप्ट जो उसमें सबमिट होती हैं, वो सबको रिजेक्ट करके अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट को ही कैसे एक्सेप्ट करता है। तो ये काम एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एरियाज़ हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ नॉलेज सोर्सेज हैं, उसमें कैसे वो डिफ्रेंशिएट करे अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स को, कैसे वो आइडेंटिफाई करे और उन रिसर्च पेपर्स को और पॉलिश करके फर्दर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसे वो कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचाए, ये एक चैलेंजिंग टास्क है, ना सिर्फ इंडियन पब्लिशर्स के लिए बट ग्लोबल किसी भी दुनिया के किसी भी पब्लिशर के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इसको अचीव करने के लिए सिर्फ कुछ ही प्रोसेस काम किए जा सकते हैं, वो है क्वालिटी सिस्टम्स, प्रोसेस, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, और जो पब्लिशर इन क्वालिटी प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस का फॉलो करता है और उनको डे इन डे आउट इम्प्रूव करता रहता है, वो अपने को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बना पाता है, और बाकी टाइम के साथ पेरिश हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है, कंटिन्यूसली इनोवेटिव फील्ड है, और इसी वजह से इस एरिया में बहुत सारे प्लेयर्स एक लेवल के बाद आगे नहीं जाते। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने गाइडलाइंस की बात की, तो जो बेसिक क्राइटेरिया क्या है गाइडलाइंस का एक पब्लिशिंग हाउस के लिए कि जर्नल को पब्लिश करने के लिए? एक्चुअली किसी भी जर्नल को पब्लिश करने के लिए ब्रॉड लेवल के गाइडलाइंस होते हैं। एक जर्नल जो होता है उसमें कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। पब्लिशर एक स्टेक होल्डर है, एडिटोरियल बोर्ड दूसरा स्टेक होल्डर है, रिव्यूअर्स एक स्टेक होल्डर है, सब्सक्राइबर स्टेक होल्डर्स हैं, ऑथर स्टेक होल्डर्स हैं, और एडवाइजरी बोर्ड एक स्टेक होल्डर। तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, इवन ISSN बॉडी, इंडेक्सिंग बॉडीज़, इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और जब ये सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलते हैं तब एक क्वालिटी जर्नल बनता है। और इन सब का इन्वॉल्वमेंट जब अच्छी क्वालिटी का होता है तो एक आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही क्लासिक जर्नल मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि यस दिस इज़ व्हाट मेक्स एन इंटरनेशनल क्वालिटी जर्नल। और इसीलिए इसको ध्यान में, एक अच्छे क्वालिटी का जर्नल का एक और भी इनपुट होता है, वो है क्वालिटी रिसर्च पेपर पब्लिश करना। वो क्वालिटी रिसर्च पेपर का जो इनपुट है वो ऑथर से आता है। तो एक ऑथर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका टॉपिक बहुत यूनिक हो, उसकी रिसर्च बहुत यूनिक हो, उसमें जो उसने फाइंडिंग्स की हैं वो बहुत अच्छे से वेट की हों, वो लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स हों। अगर रिव्यू पेपर है तो उसमें रिव्यू के सारी गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं, उसमें सारे रिव्यू की जितने लिटरेचर पॉसिबल है उसको अच्छे से वेट किया गया है, उसमें मेथड्स, क्वालिटी और फाइंडिंग्स को डिपिक्ट किया गया है, उसकी सारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं किसी भी रिसर्च पेपर को, जैसे पब्लिकेशन स्टाइल्स हैं, चाहे वो शिकागो मैनुअल स्टाइल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट स्टाइल है, कोई भी स्टाइल उसको अच्छे से फॉलो किया गया है, गाइडलाइंस फॉलो की गई है, फॉन्ट को फॉलो किया गया है, एक टेम्पलेट को फॉलो किया है। अगर ये स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे और आपकी क्वालिटी की रिसर्च बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली जो आउटकम भी होगा वो भी बहुत शानदार होगा,
और इसी वजह से टाइम भी कम लगेगा। अगर आपके रिसर्च वर्क में इस तरह की कमियां होंगी तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। एक पब्लिशर जो है वो क्वालिटी रिसर्च जो फाइंडिंग्स हैं उस पर कम टाइम लगाता है, लेकिन अगर एक ऐसा पेपर पब्लिश होता है जिसमें बहुत सारी उसको कमियां मिल रही हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना टाइम लगता है, जस्ट बिकॉज कि उसको एक एक एरर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, उसको करेक्टिफाई करना पड़ता है अगर ऑथर नहीं कर पा रहा है तो। इन एनी केस ये ड्यूटी तो इवेंचुअली एक पब्लिशर को करनी ही पड़ती है, एंड दैट्स मेक्स दी चैलेंज मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इवेंचुअली ऑथर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे अपने पेपर में उसे फुलफिल करना होता है। तो अगर आप अपना पेपर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्वालिटी का किसी भी जर्नल में पब्लिश हो तो उसे एक बहुत अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए और उसको इस लेवल पे लेके आना चाहिए कि उस पर कम टाइम लगे और वो पब्लिश हो सके। That is very intense task of publishing a journal. So आप हमारे authors और readers को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, अपने 20 साल के कैरियर में मैंने देखा है कि रिसर्च वर्क जो है वो एक पैशनेट काम है। अगर ये एक प्रेशर की तरह किया जाएगा तो इसमें आउटकम मैकेनिकल आएगा और उसका आउटकम भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप अपने रिसर्च वर्क के साथ पैशनेटली जुड़े हैं, अगर आप उसके आउटकम से कुछ यूनिक चीज़ें फाइंड आउट करते हैं तो भले ही साल भर में एक रिसर्च पेपर पब्लिश करें, लेकिन उसको इतना अच्छा करें कि वो अपने आप वायरल हो जाए। और वो वायरल आज की डेट में इंटरनेट आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 रिसर्च पेपर्स, 20 रिसर्च पेपर्स, कट कॉपी पेस्ट यहाँ से वहाँ उठा करके डालना, मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। एक अच्छी क्वालिटी का रिसर्च पेपर आपको वर्ल्ड मैप में 1 महीने के अंदर पहुँचा सकता है। पर आप 100 रिसर्च पेपर करें और वो हर रिसर्च पेपर आपके क्वालिटी को बताने लगे कि ये आपकी क्वालिटी किस लेवल की है। तो अच्छा यही होगा कि आप अच्छी क्वालिटी के रिसर्च वर्क को पैशनेटली करें, उसको अपने कोलीग से, अपने सीनियर से, अपने गाइड से और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से रिव्यू कराएं, उसके बाद पब्लिशर को भेजें, क्योंकि पब्लिशर के आने के बाद आपके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं उसको रिव्यू कराने के। आपने एक बार पेपर सबमिट कर दिया, अब वो पेपर चला गया है एडिटोरियल बोर्ड मेंबर के पास। एडिटोरियल बोर्ड मेंबर may find errors, may not find errors. Editorial board members may give you elaborate suggestions, may not give you elaborate suggestions, but it is your paper. You have to understand that you are the person behind the paper. It is your name is associated. If you do quality checks before you submit your research paper in any of the journals, yes, your outcome would be very good, and that is what the message is all about. So the very good message, whatever you do, do it with passion. Thank you so much, sir, हमारे चैनल पे आने के लिए, and that is very knowledgeable session. To more these sessions, please follow, subscribe to the Knowledge Star channel. Thank you so much. Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the links shown on the screen to stay connected.